नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 72वां लेक्चर है, 72nd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 7 वाहनों की राजकीय भाषा थी। तो 7 वाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। ठीक है, 7 वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी और इनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, 7 वाहन नरेश हाल ने अपनी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गाथा सप्तशती, उसकी भी रचना इसी भाषा में की थी, प्राकृत भाषा में। ठीक है, 7 वाहनों के अभिलेख भी प्राकृत भाषा में ही हमको मिलते हैं। हाल के दरबार में गुणाढ्य तथा रविवर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ्य और रविवर्मन। ठीक है, गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी और यह मूलतः पैसाची प्राकृत में लिखा गया ग्रंथ था। कौन सा? बृहत कथा। किसने लिखा था? गुणाढ्य ने। ठीक है, संस्कृत तो जो वेदों की रचना है, पुराणों की रचना है, वह संस्कृत में हुई थी। ठीक है, तमिल तो संगम साहित्य की रचना तमिल में हुई थी और तेलुगु कृष्णदेव राय का जो ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद, उसकी रचना तेलुगु में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को किसने भूमि अनुदान दिया? ठीक है, भूमि अनुदान किया। ठीक है, तो वे थे 7 वाहन। सर्वप्रथम 7 वाहनों ने जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया था। ठीक है, पुराणों में 7 वाहन वंश को आंध्र जातीय तथा आंध्र भरते कहा गया है। ठीक है, इस वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। इस वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी इस वंश की स्थापना। इस वंश के इतिहास की जानकारी हमको मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, ये विशेष रूप से उपयोगी है जो है 7 वाहन वंश की जानकारी के लिए, मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण। 7 वाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा जो शासित प्रदेश है उसको दक्षिणापथ कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणापति तथा इनके द्वारा जो शासित प्रदेश है उसको दक्षिणापथ कहा जाता है। ठीक है, सर्वमान्य तौर पर 7 वाहनों का जो मूल स्थान था वह था महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान या पैठान। ठीक है, ठीक है, कुषाण तो कुषाण वंश का सबसे जो प्रसिद्ध शासक है वह था कनिष्क। ठीक है, गुप्त तो जो है गुप्तों का शासन था जो है 3री शताब्दी से जो है 6ठी शताब्दी तक। ठीक है, और मौर्य तो मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसका सबसे जो प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? अशोक। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बेसनगर जो कि विदिशा में स्थित है से प्राप्त अभिलेख तत्कालीन स्थिति की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, इसे यूनानी राजदूत जिसका नाम था हेलियोडोरस ने उत्कीर्ण करवाया था, जिसे जो हेलियोडोरस है जिसे यवन शासक एंटियालकिडास ने भेजा था। ठीक है, और एंटियालकिडास तक्षशिला पर शासन करता था। ठीक है, ये किसने उत्कीर्ण करवाया था? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस किसका राजदूत था? ये एंटियालकिडास का राजदूत था, यवन शासक एंटियालकिडास। और एंटियालकिडास कहाँ शासन करता था? वह तक्षशिला में शासन करता था। ठीक है, हेलियोडोरस ने अपने जो बेसनगर स्तंभ अभिलेख है उसमें काशीपुत्र भागभद्र नामक एक शुंग नरेश है उसका उल्लेख किया है और जो ये भागभद्र है इसकी पहचान होती है भद्रक से। ठीक है, हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत कहकर पुकारा है जिससे उसके भागवत धर्म का अनुयायी होने का संबंध की हमको जानकारी मिलती है कि वे जो हेलियोडोरस हैं वह एक जो है भागवत रहा होगा। ठीक है, इस अभिलेख को देवों के देव वासुदेव को जो है समर्पित किया गया है। ठीक है, राजा सर्वतात के गोसुंडी प्रस्तर अभिलेख से। ठीक है, तो इस अभिलेख से हमको गजवंश के एक राजा थे पाराशरी। ठीक है, पाराशरी उनका एक पुत्र था सर्वतात, तो उनके द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी मिलती है और
विष्णु मंदिर की सीमा के निर्माण की जानकारी मिलती है, ठीक है, जो है गोसुंडी प्रस्तर अभिलेख से, ठीक है। ये अभिलेख गोसुंडी गांव में अवस्थित है, कहां पर, नगरी चित्तौड़गढ़ के पास, ठीक है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। इस अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि राजस्थान में वैष्णव या भागवत जो है संप्रदाय था। भागवत संप्रदाय का जो है भागवत संप्रदाय वहां पर लोकप्रिय हो चुका था, ठीक है। और ये राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। सातवाहन रानी नागनिका के नानाघाट गुफा अभिलेख। तो जो ये नागनिका थी, ये सातकर्णी शासक, ये जो सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका, ठीक है। तो इसका ये अभिलेख है नानाघाट गुफा अभिलेख, ठीक है। इसकी भाषा प्राकृत थी और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी और इसका काल था पहली शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। चंद्र के महरौली स्तंभ अभिलेख से, ठीक है। तो ये महरौली स्तंभ अभिलेख किसका है, तो ये चंद्र नाम है, ये जो है संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो है नाम है शायद, ऐसा विद्वानों का अनुमान है, ठीक है। और जो ये महरौली स्तंभ अभिलेख है ये अभी जो है दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये मूल रूप से दिल्ली में अवस्थित नहीं था, बल्कि ये जो है कहीं और अवस्थित था, लेकिन बाद के शासकों ने इसे दिल्ली में अवस्थित करा दिया, ठीक है। जो ये महरौली स्तंभ अभिलेख है ये एक जो है लोहे का पिल्लर है, खंभा है, जिस पर ये जो है अभिलेख लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी। तो हमको पता है कि विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इन्होंने विक्रमादित्य के अतिरिक्त देवराण और देवगुप्त आदि उपाधियां भी ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशीय राजकुमारी कुबेर नागा से तथा कदम नरेश काकुस्थ बर्मन की पुत्री से विवाह किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों के सहयोग से शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त कर भारत से शकों का उन्मूलन किया था, ठीक है। और इस उपलक्ष्य पर उसने साकारी की उपाधि भी ली थी, ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वह चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कला व साहित्य को संरक्षण दिया था, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान भी इसी के काल में भारत आया था, ठीक है। समुद्रगुप्त, तो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था समुद्रगुप्त, ठीक है। इसने गुप्त वंश की जो सीमा है उसका जो है राज्य की सीमा है उसका विस्तार किया था, ठीक है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, ठीक है। सी है कनिष्क, तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। और अशोक, तो अशोक जो है अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। अशोक की उपाधि थी जो है देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है। देवानाम प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय राजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे। हर्षचरित्र के लेखक थे बाण भट्ट, ठीक है। ए हर्षचरित्र के लेखक थे बाण भट्ट। बाण भट्ट गद्य साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखकों में से एक थे और वह हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे, ठीक है। हर्षचरित्र में हर्ष की जीवनी लिखी गई है, जिसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ कवि की कल्पना का भी समावेश था, ठीक है। जो बाण भट्ट की जो है अन्य रचना है वह है कादम्बरी, जो कि बहुत ही फेमस रचना है। कादम्बरी बहुत ही विख्यात रचना है, ठीक है। और इसका अधिकांश भाग बाण भट्ट के द्वारा ही इसकी रचना की थी, अधिकांश भाग की। और बाण भट्ट की मृत्यु के बाद उसके पुत्र पुलिंद ने बाकी जो है भाग की रचना की, ठीक है। बाण भट्ट की अन्य रचनाएं हैं परिणय और चंडी शतक, ठीक है। कालिदास, तो कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए थे, हमको पता है, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ऋतु संगार, मेघदूतम, कुमार संभवम, ठीक है, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ह्वेनसांग, तो हमको पता है कि ह्वेनसांग की महत्वपूर्ण रचना है सीयू की, ठीक है, ठीक है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने वृत्तांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, तो देखते हैं। ए ऑप्शन है मध्य देश में शांति और व्यवस्था का, ठीक है, ये उल्लेख करता है। बी है दंड न्याय की कठोरता का, ठीक है, तो ये जो है अपने वृत्तांत में फाहियान दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख नहीं करता है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सी है चांडालों का समाज बहिष्कृत के रूप में, ठीक है, ऐसा भी उल्लेख करता है कि चांडालों का समाज में बहिष्कृत होता था। ठीक है, और डी है आम लोगों में निरामिषता का, ठीक है, तो ये भी उल्लेख करता है। तो निरामिषता का मतलब है जो मांसाहार नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो फाहियान था वह एक चीनी यात्री था जो भारत में बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने तथा बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन करने के उद्देश्य से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ठीक है, और उसने भारत में पंजाब, मथुरा, कन्नौज, काशी, पाटलिपुत्र आदि नगरों की यात्रा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण किसने करवाया था? तो नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, जो कुमारगुप्त प्रथम है यह चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है शासक बने थे। ये 414 ईस्वी की घटना है। 414 ईस्वी में ये शासक बने थे। ठीक है, जो कुमारगुप्त है इन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, बल्कि जो साम्राज्य इनको मिला था विरासत में उसमें शांति बनाए रखने में ये जो है सफल रहे। ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों तथा हूणों का आक्रमण हुआ था, किंतु युवराज जिनका नाम है स्कंदगुप्त, उन्होंने इस आक्रमण को सफलतापूर्वक जो है दबा दिया। ठीक है, जो कुमारगुप्त प्रथम है उसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था तथा श्री अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जो कुमारगुप्त प्रथम है वे प्रथम ऐसे राजा हैं जिनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम वैष्णव धर्म के उपासक थे, फिर भी जो है अन्य धर्मों के प्रति भी वे सहिष्णु थे। 455 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 455 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। स्कंदगुप्त, ठीक है, तो स्कंदगुप्त 455 से 467 तक शासक रहते हैं। 455 से 467, 455 से 467 तक शासक रहते हैं गुप्त वंश के। ठीक है, भारत की महान संस्कृति की रक्षा की उन्होंने और भारी आक्रमण से जो है भारत की रक्षा की स्कंदगुप्त ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा? तो दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा मलिक काफूर को। ऑप्शन ए, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों का श्रेय काफी हद तक मलिक काफूर को जाता है। ठीक है, मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने देवगिरी 1306, वारंगल 1309, द्वार समुंदर 1310 और मालाबार 1311 पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने जो है गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, गाजी मलिक, तो हमको पता है कि गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी और तुगलक वंश की स्थापना करने के बाद उन्होंने अपना नाम रखा गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान था। पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान किसे कहते थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहते थे। पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत का सबसे विवादास्पद सुल्तान था। उसका मूल नाम था जूना खां। ठीक है, उसका मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम था जूना खां। ठीक है, युवराज के रूप में मोहम्मद तुगलक ने वारंगल तथा उड़ीसा पर शानदार विजय प्राप्त की थी। वारंगल तथा उड़ीसा पर। ठीक है, वह इतिहास में अपनी प्रशासनिक योजनाओं के लिए बहुत ही विख्यात है। ठीक है, उसकी प्रशासनिक योजनाएं क्या क्या थी? ठीक है, तो उसने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और
जब पूरी तरह राजधानी का स्थानांतरण भी नहीं हुआ था तो उसने फैसला लिया कि वापस दिल्ली को ही राजधानी बनाया जाएगा, तो इससे बहुत ही नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला कदम था उसका दोआब में कर की वृद्धि कर दी, जिसकी वजह से दोआब में जो है विद्रोह फूट पड़ा। ठीक है, फिर अगला कदम था उसका तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिससे क्या हुआ कि जो है लोगों ने जो है नकली तांबे की मुद्राएं छाप ली और ये उसका फैसला भी जो है गलत साबित हो गया। उसके बाद उसने किया कि कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की और इसमें भी भारी भ्रष्टाचार हो गया, इसलिए ये भी विफल हो गया। ठीक है, उसने खुरासान विजय हेतु 1 वर्ष तक विशाल सेना को वेतन दिया और फिर जो है खुरासान अभियान भी नहीं किया, इसलिए ये भी जो योजना जो है उसकी व्यर्थ गई। और कराचील विजय हेतु उसने 1 लाख सैनिकों की सेना भेजी, जिसमें से बहुत कम सैनिक वापिस आए। इस प्रकार उसकी जो है बहुत सारी योजनाएं विफल हुई। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि वह विजनरी राजा था, विजनरी शासक था, लेकिन उसकी जो योजनाएं हैं जो है उसका क्रियान्वयन है वह बहुत ही खराब था, इसलिए वह हर योजना में विफल होता था। इसलिए इसको पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहा गया है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 में जो है फिरोज शाह तुगलक शासक बना और ये 1388 तक शासक रहा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक एक सक्षम सैन्य नेता तो नहीं था, लेकिन शहरों, स्मारकों और सार्वजनिक भवनों का एक महान निर्माता था वह। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी तो 1290 से 1296 तक ये शासक रहा। ठीक है, इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ये विचार दिया कि जो शासन है वह जनता की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कर उसको मारकर अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और बाबर से पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में ये हार गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी बहुत ही जो है बदनाम शासक था, ये अपने अमीरों से, अपने जो कलीग्स हैं उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करता था, इसलिए ये बहुत ही बदनाम शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित शहर है फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजपुर। ठीक है, तो इसमें फतेहपुर नहीं होगा, इसमें फतेहपुर जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 4 नए शहर बसाए गए थे, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। ठीक है, और भी अन्य शहर बसाए थे उसने। जो है फिरोज शाह ने जो है बुनियादी ढांचे में क्या क्या इन्वेस्ट किया तो उसको देख लेते हैं। उसने एक दीवान ए खैरात नामक विभाग बनाया जो है दान के कार्यालय के लिए। ठीक है, दीवान ए खैरात। उसने दीवान ए बुंदगान नामक विभाग बनाया, गुलामों का विभाग था ये। ठीक है, उसने सराय विश्राम गृह की अलग से व्यवस्था की व्यापारियों एवं अन्य यात्रियों के लाभ के लिए। ठीक है, उन्होंने जो निम्न नहरें भी बनाई। ठीक है, यमुना से लेकर हिसार शहर तक नहर बनाई, सतलुज से लेकर घग्गर तक नहर बनाई, घग्गर से लेकर फिरोजाबाद तक नहर बनाई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है निम्न कर भी लगाए, खराज कर लगाया। खराज कर एक भूमि कर होता था जो भूमि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, एक जकात कर लगाया, तो जकात कर मुसलमानों से संपत्ति पर वसूला गया 2.5% कर होता था। एक लगाया खम कर, तो ये लूट के 5वें हिस्से के बराबर होता था खम कर। ठीक है साथियों, तो MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 72 72वां ठीक है यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।